टेक्नोराइज में एक बार सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है वो भी हाल फिलहाल में कंडक्ट हुए ग्रुप बी एग्जाम्स के बारे में है। अभी हाल ही में जो है अलग अलग जोन्स के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। कल से रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, आज भी कुछ आए हैं, कुछ अवेटेड है, वो भी आ जाएंगे जल्दी ही। ठीक है नहीं? तो अभी यहाँ पर हमें जो है देखना है दोस्तों कि क्या है पूरा प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन वगैरह का। तो थोड़ा सा कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि किस तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। तो मैं ज़रा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ये साउथ सेंट्रल रेलवे एससीआर ने जो है ना आज ही के दिन जो है इसको जारी किया है, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो यूज की गई है ग्रुप बी एग्जाम्स के रिजल्ट के लिए। तो बहुत ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जाते हैं। रेफरेंस इन्होंने लिया है रेलवे बोर्ड का जो लेटर आया था 29 जून को कि गाइडलाइन फॉर नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो जो है आरआरबी अजमेर को उन्होंने लिखा था कि जो गाइडलाइन जो इम्प्लीमेंटेशन है और वो कौन सा लेटर के आधार पे होगा उन्होंने बताया हुआ था। तो आरआरबी जो नॉर्मली अपने एग्जाम्स में कंडक्ट करती है वो ही फॉलो करना है। कि उन्होंने कह दिया था कि इट इज एडवाइज दैट द नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी प्रेजेंटली being followed by RRB in recruitment to Group C post through CBT may be adopted for normalization of marks of candidates appeared in 30% Group B exam held on so and date। ठीक है, ये चीज उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो आरआरबी ग्रुप सी के लिए जो लेने के लिए नॉर्मलाइजेशन करती है वही प्रक्रिया आरआरबी अजमेर को कहा गया कि आप उसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। अभी हम ज्यादा डिटेल में इसमें ना जाते हुए डायरेक्टली ये जो है ना इन्होंने जो लेटर वगैरह में फॉर्मूले बहुत सारी चीजें दी है, इनको सिंप्लीफाई में करता हूँ। इन्होंने हमारे काम की चीज ये है जो भी दिया, पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू नॉर्मलाइजेशन फॉर ग्रुप बी 30% एलडीसी एग्जाम 25-26। ठीक है। अब इसमें सारे ग्रुप बी के जितने भी कोर्स पोस्ट हैं, लाइक कमर्शियल के लिए एसीएम है, इलेक्ट्रिकल के एई, इंजीनियरिंग के लिए एईएन, मैकेनिकल के लिए एएमई, फिर बाद में स्टोर्स के लिए मटेरियल मैंने एएमएम, ऑपरेटिंग के लिए एओएम, पर्सनल के एपीओ और सिग्नल टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए एएसटी, सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। हमारा अभी फोकस फिलहाल के लिए बेस्ड लाइक, क्योंकि हम इंजीनियरिंग में हैं तो हम एईएन पे फोकस करेंगे, वो यहाँ पर दिया गया है। इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब एएन एग्जाम आप देख रहे हैं कि दो यहाँ पे शिफ्ट दिया गया है, शिफ्ट वन शिफ्ट टू। यहाँ पे शिफ्ट वन शिफ्ट टू का मतलब ये नहीं है इसमें कि 31 तारीख को किसने पेपर दिया, 24 तारीख को किसने दिया। इनके हिसाब से जो है शिफ्ट वन मतलब जो मॉर्निंग का जो बैच था, मॉर्निंग में जिन्होंने पेपर दिया, जिन जिन पोस्ट वालों ने मॉर्निंग में दिया उनको शिफ्ट वन में रखा है। जो जिनके पेपर आफ्टरनून में उनको शिफ्ट टू रखा है। फॉर एग्जाम्पल एएन का कोर्स मॉर्निंग में हुआ था, देखिए आप यहाँ पे 31 में 24 में दोनों में शिफ्ट वन लिखा है। कई जगहों पर आपको शिफ्ट टू, जैसे एसीएम में कमर्शियल 24 और 31 दोनों में शिफ्ट टू लिखा है। तो शिफ्ट वन शिफ्ट टू को पहले आप समझ लेते हैं कि शिफ्ट वन शिफ्ट टू क्या है, मॉर्निंग या आफ्टरनून है। ठीक है। हाँ, बैच की अगर हम बात करेंगे तो दो बैचेस है, 24 और 31, 24 और 31 इस प्रकार से। करेक्ट। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा इन पर गौर किया जाएगा। कि ये देखिए हेडिंग्स को देख लिया जाए, साथ में इसको समझना आसान होगा हमारे लिए। आप यहाँ पे देखेंगे को पोस्ट कौन सा एएन का है। कभी एग्जाम हुआ 31 को और 24 को हुआ। 31 तारीख को 2605 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, 2621 ने दिया 24 को, करीब करीब बराबर ही है। अब एवरेज प्रो रेटेड स्कोर, एवरेज स्कोर बाय कैंडिडेट्स 31 वाले में जो आए हैं, एवरेज जो कैंडिडेट्स के स्कोर आए हैं 58.585 आए हैं। और जिन्होंने 24 मई को दिया था उनके 57.28 आए हुए हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि इसी के आधार पर दोस्तों, इसी के आधार पे जो है ये कंपेयर किया गया कि कौन सा शिफ्ट का पेपर इजी या टफ था। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट जो स्कोर करने वाले हैं, ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो आपके 31 मई के हैं।
31 मई वाले कैंडिडेट जो है, इन्होंने जो है एवरेज स्कोर उनके ज्यादा है, 58 है, और यहाँ पे 57। वैसे देखा जाएगा तो ईएन के कोर्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है एज कम्पेयर टू आप अदर प्लेसेस। देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख लें, ये देख लीजिए, कमर्शियल में इनके 50 आ रहे, इनके 64 है ना। कहीं पे आप देखिए कि 55-46, बहुत ज्यादा कंसिडरेबल डिफरेंस है, कंसिडरेबल डिफरेंस है। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे एएन में बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन से फर्क नहीं पड़ा है। पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन के लिए वजह से ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है, तो ये नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्लाइट है। 31 मई का पेपर रिलेटिवली इजी था, तो कैंडिडेट्स ने 1.3 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया। एवरेज जो अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए 57.28 और ये 58.5, तो 1.3 मार्क्स जो है 31 मई वाले ज्यादा स्कोर किए हैं, यानी कि उनका पेपर रिलेटिवली इजी रहा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन रिलेटिवली इजी रहा है। ये इससे कंक्लूड होता है, ये हमें समझ में आता है। ठीक है, बाकी चीजों को आप थोड़े टाइम के लिए इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, मैं आपको अलग तरीके से आपको बाकी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो अभी नॉर्मलाइजेशन को समझना है, उसके पहले कुछ चीजें और भी हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पेपर जो है, एक हुआ 24 मई को हुआ, ठीक है, फिर दूसरा पेपर हुआ 31 मई को हुआ, करेक्ट। दोनों ही पेपर के अंदर, दोनों ही पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस में कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया जहां पर कुछ गड़बड़ी थी। हमने भी एनालाइज किया था, तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से, वी डोंट नो कि क्या कंसिडरेशन में लिया गया है, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से ज्यादा नहीं, करीबन एक दो क्वेश्चन मान के चलिए कि दो क्वेश्चंस यहाँ पर 24 मई के पेपर में तो थोड़े से रॉन्ग थे, या जिन पे हम कह सकते हैं कि एतराज हो सकता है, ऑब्जेक्शन हो सकता है। और यहाँ पर करीबन 7-8, मुझे याद नहीं है, ऐसी कुछ थे ना, लेकिन ज्यादा थे यहाँ पर 31 मई में, ज्यादा थे। ठीक है, 24 मई को मान के चलिए कि दो क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो 31 मई में मान के चले 7 रॉन्ग थे। एग्जैक्ट नंबर्स मालूम नहीं पूछे, ठीक है, 8 होगा, 7, 8, 9, वो वट एवर इट इज, ठीक है, समझते हैं हम लोग इसको। तो मुझे ये जो समझ में आ रहा है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन करने से पहले रेलवे ने क्या किया है कि भाई जितने भी कैंडिडेट्स ने 24 मई को पेपर दिया है, जितने भी कैंडिडेट्स ने 24 मई को पेपर दिया होगा, जितने भी क्वेश्चंस अगर पेपर वन में रॉन्ग होंगे या नहीं भी होंगे, आई डोंट नो, ठीक है, जो भी रहा होगा उन्होंने पहले इसको क्या किया, दे हैव रेक्टिफाइड इट ना, रेक्टिफाई किया उन्होंने, रेक्टिफाई किया इसको, और रेक्टिफाई करके एक उन्होंने क्या किया, एक रिजल्ट बनाया। क्या, एक रिजल्ट आ गया, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन थे, कैंडिडेट्स के रिजल्ट बन गए, उनका कुछ तो एक स्कोर, रिजल्ट यानी कि स्कोर कहेंगे हम लोग इसको, स्कोर कहेंगे। ठीक है, सेम थिंग यहां पर भी हुई है, सेम थिंग यहां पर भी हुई है, और यहाँ पर भी सेम चीजें हुई है, रेक्टिफिकेशन हुआ है, फिर बाद में उनके क्या है, जो भी है स्कोर आए हैं। ये दोनों चीजें होने के बाद में, यानी कि जो गलत सही था उसको एट पार लाया गया, जो भी चीजें गलत या सही थी, मतलब जो भी गलतियां थी, सही तो सही रहेगा, जो भी गलतियां थी उसको सही करके एट पार लाया गया कि भाई ठीक है भाई, जो रूटी, जो गलती, जो कमी रेलवे की तरफ से थी एग्जाम में, पेपर में, उसको सही करके उसका एक स्कोर ले लिया गया, सारे स्टूडेंट्स के स्कोर आ गए होंगे। ये उन्होंने किया। ये करने के बाद में, ये करने के बाद में उन्होंने जो है क्या किया है, दे वेंट फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो ये चीज आप समझ लीजिए, पहले इन्होंने क्या किया कि जो भी क्वेश्चंस में, क्योंकि देखिए जो रिजल्ट आने में टाइम लगा है वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं लगा है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि काफी क्वेश्चन थे, स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्शंस थे, बहुत ज्यादा क्वेरीज थे, बहुत सारी चीजें थी, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया गया होगा, जो बेसिस आपने दिया होगा, आधार दिया होगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, उसको गौर किया गया होगा, और उसको रेक्टिफाई करने में ज्यादा समय लगा होगा, और वो होने के बाद में नॉर्मलाइजेशन तो एक फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें कोई ज्यादा समय लगता नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई, अब हम समझेंगे नॉर्मलाइजेशन को। ठीक है दोस्तों, अब तक मैंने आपको बता दिया कि पहले क्वेश्चंस में जो गलतियां थी, जो कुछ भी था, रेक्टिफिकेशन, चाहे आपकी 24 मई का पेपर था, चाहे आपका 31 मई का था, पहले वो रेक्टिफिकेशन किया गया है, और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन किया गया। अब नॉर्मलाइजेशन को हमने यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की है, हमारी तरफ से कोशिश है। ठीक है,
यहाँ पे आप देखिए कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि कैंडिडेट्स को जो भी मार्क्स मिलते हैं रॉ मार्क्स, अब ये जो रॉ मार्क्स यहाँ पर होंगे आफ्टर द रेक्टिफिकेशन, जो भी कुछ क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होगा, कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए गए होंगे, तो बराबर उसके एडवांटेज जो नॉर्मली मिलता है वो मिला होगा। ठीक है, तो वो बाद में रॉ मार्क्स आपको आ गए। इसके बाद में अगला स्टेप होता है रॉ मार्क्स के बाद में कैंडिडेट का अपने पूल में, वो जिस शिफ्ट में वो पेपर देता है उसके अंदर उसको कितना, वो कहाँ पर उसका स्टैंडिंग है, यानी कि उसका परसेंटाइल जिसको हम कहते हैं, जिसे हम परसेंटाइल कहते हैं, वो परसेंटाइल उसका निकलेगा। कैंडिडेट का परसेंटाइल निकलेगा, यानी कि पहले आया रॉ मार्क्स आया, रॉ मार्क्स को कन्वर्ट किया गया परसेंटाइल स्कोर के अंदर। ठीक है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया वो, फिर उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होता है ये, यानी कि एक लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। लेकिन इसको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि किस तरीके से ये सारी की सारी प्रोसेस की गई है ना। तो यहाँ पे दो शिफ्ट यहाँ पर, अब ये जो हम जो शिफ्ट कह रहे हैं ये हमारे समझने के लिए, उनकी में ये तो शिफ्ट वन शिफ्ट टू मॉर्निंग इवनिंग था, हमारे लिए शिफ्ट वन हम कह रहे हैं कि 24 मई के पेपर को कह रहे हैं, 31 मई के पेपर को हम शिफ्ट टू कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कितने मार्क्स का पेपर था नहीं, आउट ऑफ 100 के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक कोई कैंडिडेट है उसका एवरेज स्कोर आया 57.29, कैंडिडेट है उसको स्कोर आया 57.29। ठीक है, और उस पेपर में, उस पेपर में टॉपर का स्कोर आउट ऑफ 100 82। समझ में आई बात? यानी कि 100 में से 82 मार्क्स टॉपर का स्कोर है, एवरेज कैंडिडेट का स्कोर 57.29 है, एंड टोटल 1000 कैंडिडेट से समझो। ठीक है, कैंडिडेट का स्कोर कितना है 60, यानी कि एवरेज स्कोर 57.29 है, लेकिन वो कैंडिडेट का स्कोर है 60। तो आउट ऑफ 1000 ओनली 40 कैंडिडेट्स अबव हिम, ओनली 40 कैंडिडेट्स स्कोर्ड अबव हिम, तो क्या हो जाएगा इसका परसेंटाइल, क्या हो जाएगा इसका परसेंटाइल, परसेंटाइल क्या हो जाएगा, 96 परसेंटाइल इसका आ गया। ठीक है, अभी इसी तरीके से शिफ्ट टू में जाते हैं हम लोग, शिफ्ट टू में जाते हैं, एवरेज स्कोर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, यहाँ 57.29, ये हमने आधार वहां से लिया है जो अभी हमें नॉर्मलाइजेशन का मिला था ना, तो शिफ्ट वन में 57.28 समथिंग था, 57.29 हमने कर लिया, और एवरेज स्कोर यहाँ पे 58.59 था। इस पेपर में टॉप स्कोर 96 मार्क्स वाला है कोई, 96% जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर भी 1000 स्टूडेंट्स का ले लिया गया है। तो इस आधार पर ये कैंडिडेट का स्कोर 65 है, तो इसका परसेंटाइल 85 परसेंटाइल हो गया। ठीक है, 85 परसेंटाइल इसका हो गया, यहाँ पर 96 परसेंटाइल हो गया इसका, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, समझ रहे हैं ना कि 100 में से नहीं अब वो होगा, वो 82 में से, 82 के पैर में से लिया तो इसका 96 आया, यहाँ पे 96 के हिसाब से स्कोर 65 तो इसका परसेंटाइल 85 हो गया। तो कौन कौन सा कैंडिडेट आगे होगा, जाहिर सी बात है कि जिसके परसेंटाइल ज्यादा होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब हम करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई किसके परसेंटाइल ज्यादा है। यहां पर आप स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है, तो परसेंटाइल जो है शिफ्ट वन का एज कंपेयर टू शिफ्ट टू जो है ज्यादा है। ठीक है, आई बात समझ में? यही यहाँ पे बताया है कि परसेंटाइल 96 24 में वाले का। ठीक है, तो बेस शिफ्ट 31 के हिसाब से किया तो नॉर्मलाइज करके इसका स्कोर कितना हो गया, 67 हो गया। ही गॉट अ स्कोर ऑफ 60, बट क्या हो गया, फॉर्मूला जो उन्होंने दिया है उसके हिसाब से, तो ये इसकी वैल्यू जो है बढ़ के 67 होगी। वेर एज यहां पर टॉपर का 96 था, कैंडिडेट का 65 था, दिख रहा तो जाहिरी तौर पर है कि भाई इसके स्कोर 60 है, इसके 65 है, लेकिन इसके पूल के हिसाब से देखा जाएगा, ये यहाँ पे जो टॉपर के हिसाब से 82 के हिसाब से इसका परसेंटाइल 96 हो रहा है, और यहाँ पर जो है 85 परसेंटाइल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा परसेंटाइल वाला उसको नॉर्मलाइज में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज स्कोर इसका 67 हो गया और इसका 60 हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली होता यह है कि कैंडिडेट विथ 60 मार्क्स फ्रॉम टफर शिफ्ट गेट्स हायर नॉर्मलाइज मार्क्स देन कैंडिडेट्स विथ 65 फ्रॉम इजी शिफ्ट, बिकॉज ही परफॉर्म बेटर इन हिज ओन शिफ्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, इसको और अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा चीजें आप यहाँ पे और देख लीजिए, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बताया कि जब क्रिकेट मैच हुआ करती है हमारी, तो दो अलग अलग पिचें हैं। ठीक है, ग्राउंड ए एंड ग्राउंड बी।
ग्राउंड बी की कंडीशन बहुत ही हार्श कंडीशन है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 160 है, और कोई टीम स्कोर करती है 120 का। ठीक है। करेक्ट। और ग्राउंड बी जो है वहां पर हाईएस्ट स्कोर 240 का, कोई स्कोर करता है 140। तो जाहिर सी बात है कि 160 वाले पिच पर जो है 120 स्कोर कर लिया तो इसका परफॉर्मेंस बेटर हुआ, 75% तक आया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 240 वाले पिच पे अगर किसी ने 140 भी स्कोर कर लिया, और भले इसने 120 किया था, तो इस पे ये 58% इसका परफॉर्मेंस है। तो जाहिर सी बात है ग्राउंड ए का परफॉर्मेंस इज बेटर देन ग्राउंड बी। ग्राउंड ए का परफॉर्मेंस इज बेटर देन ग्राउंड बी। सेम चीज दोस्तों यहां पर भी हमारे पेपर में हुआ है। 24 तारीख का जो पेपर था, वो जो है जो देखा गया है एवरेज स्कोर के हिसाब से, वहां पर एवरेज स्कोरिंग 31 मई में कैंडिडेट ने 58.59 तक स्कोर किया है। 24 वाले में कैंडिडेट ने 57.29 तक स्कोर किया है। तो स्लाइट, बहुत ही स्लाइट जो है डिफरेंस जो है, एडवांटेज जो है, देखिए नॉर्मलाइजेशन में बेस शिफ्ट कौन सा हुआ, 31 मई का हुआ। बेस शिफ्ट हुआ 31 मई का, जहां पर स्कोर ज्यादा आए हैं, उस हिसाब से वो जो एडवांटेज है फर्स्ट शिफ्ट को गया है। बहुत ज्यादा नहीं, 1.3। अब ये जो हमने कैलकुलेशन आपको बताया, इसके आधार पे ईच एंड एवरी कैंडिडेट के जो स्कोर जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे, है कि नहीं। ईच एंड एवरी कैंडिडेट्स के स्कोर इसके हिसाब से किए जाएंगे। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन दोस्तों हुआ है। ठीक है।